तो देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये कहां पे हुआ। तो आंसर होगा इसका जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। लेकिन बात करें ये होता किन के बीच है, ये भारत और सिंगापुर के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल ये मार्च में हुआ था। कहां पे? राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन में। और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। वैसे सिंगापुर के साथ हम कौन कौन सी और एक्सरसाइज करते हैं? एक तो अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज करते हैं, एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज करते हैं। वैसे एक सिटमैक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन उसमें थाईलैंड भी आ जाता है। सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ध्यान रखना ये। सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी जो IQ एयर की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 8वें स्थान पे। तो IQ एयर, इसने अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी नाम से एक रिपोर्ट जारी की, उसमें बताया कि 2022 में भारत ये दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश रहा। और सबसे प्रदूषित देश अगर बात करें तो वो कौन सा है? तो वो चाड है, दूसरे पे इराक है, तीसरे पे पाकिस्तान है और भारत 8वें स्थान पे बताया। वहीं शहरों की बात करें तो पाकिस्तान का लाहौर पहले स्थान पे रहा, दूसरे पे चाइना का होटन और तीसरे पे राजस्थान का भिवाड़ी रहा, चौथे पे दिल्ली बताया। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर ये कहां पे लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा चंडीगढ़, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा उत्तराखंड बना था। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो बताओ, तो आंसर होगा 28 जून को। फिर बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क जिसकी कैपिटल क्या होती है? कोपेनहेगन। करेंसी है क्रोन और प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। और अगर आपसे पूछे ना कि हवा से CO2 कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहाँ पे खुला? तो आइसलैंड में, और उस प्लांट का नाम है आर्का। और भारत में अगर बात करें तो इस तरह से CO2 को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? टाटा स्टील ने। और डेनमार्क से याद आएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का किला ये बनाया था डेनमार्क ने। और दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये भी बना रहा है डेनमार्क। फिर बताओ अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। पहली बार इस दिन को हमने 2022 में मनाया था, तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। 15 मार्च आंसर होगा। फिर बताओ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। अच्छा, एक उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम है जागो ग्राहक जागो। बताओ ये कब शुरू हुआ था? ये 2005 में शुरू हुआ था। कई बार टीवी में भी आपने सुना होगा ना, जागो ग्राहक जागो, इस तरह से आता है। और एक और डे आप इससे लिंक कर सकते हो, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, वो होता है 24 दिसंबर को। यह है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ध्यान रखना दोनों। फिर बताओ किसे 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो आंसर होगा शिव शंकरी को। और ये तमिल लेखक हैं शिव शंकरी, और उन्हें उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए अभी 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। सरस्वती सम्मान ये कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन, जिसकी स्थापना होती है 1991 में। और ये देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार सम्मान है। इसमें पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और पहली बार इसे 1991 में किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। वैसे तो हर बार ऑप्शन में आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऑप्शन 3 लिख रहे हैं आपके सामने, ज्ञान चतुर्वेदी, हरि बालकृष्णन और महेंद्र कुमार मिश्रा, इनको अभी कौन कौन से अवार्ड मिले ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, अभी सरकार ने मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया। तो ऊपरी आयु सीमा जो पहले थी वो क्या थी? तो आंसर होगा 65 ईयर। तो अभी सरकार ने मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु सीमा जो पहले 65 ईयर थी उसको हटा दिया है। मतलब अब किसी भी उम्र का व्यक्ति मृतदाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
और एक प्रश्न, एक डे आपको ज़रूर याद आएगा, एक वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे होता है, वो 13 अगस्त को होता है। लेकिन वहीं हम बात करें नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है, तो 27 नवंबर को होता है। अभी आपको याद है भारत का पहला पूर्ण सफल हाथ प्रत्यारोपण किस राज्य में किया गया था? केरल में। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया भी बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो सबसे कम बिहार की है। कितनी है? 61.8%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर राजस्थान का। वहीं सबसे ज़्यादा में बात करेंगे तो केरल की है 94% लिटरेसी रेट। उसके बाद लक्षद्वीप की बताई गई। और यहाँ पे एक और याद रख सकते हो डेटा आप, कि शहरी भारत की अगर बात करते हैं तो उसकी लिटरेसी रेट 84.11% है, जबकि ग्रामीण भारत में बात करें तो 67.77% निकल के आती है। आप जानते हो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। लेकिन वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे पूछेंगे तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को होता है। और यहाँ पे 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे और बन जाएंगे कि भारत का पहला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला ये कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश का मंडला। और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना था? ये केरल का कोल्लम जिला बना था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अमेरिकी सरकार ने अभी किस बैंक को और बंद कर दिया? अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया अमेरिका ने, जो कि इसका 16वां सबसे बड़ा बैंक था। और उसके बाद इसने सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया है। फिर बताओ, किस एप्लीकेशन ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता? तो आंसर होगा हेलो उज्जीवन। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये एप्लीकेशन है जिसका नाम हेलो उज्जीवन है। और अभी इसी ने इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टैटिक बढ़ते हैं। इसकी स्थापना होती है 2017 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और एमडी सीईओ इत्तिरा डेविस है। और टैगलाइन होती है बिल्ड अ बेटर लाइफ। अगला प्रश्न है, जियो सिनेमा ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को बनाया। फिर अगला प्रश्न है, अभी किसे 2027 तक फीफा का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया? तो आंसर होगा जियानी इन्फेनिटो। अभी तक यही थे और अब 2027 तक भी इनको चुन लिया गया वापस। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे मोहम्मद तैयब इकराम। और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे एडम सिल्वर। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हेड बने थे डेविड हेगर्टी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किसे भारत में अपना राजदूत बनाया था? ये जो राजदूत वाले, ये जो उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर वाले प्रश्न होते हैं, ये मैं बहुत कम लेता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ एक जो कंट्रीज होती हैं, जैसे कि एक तो इंडिया के आसपास की जो नेबर कंट्रीज हो गई, और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, वहाँ के मैं ज़रूर ले लेता हूँ प्रश्न, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी और जगह मैं नहीं लेता हूँ, आप नोटिस करेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, वो आते भी नहीं है। लेकिन अमेरिका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का नाम याद रखना, एरिक गारसेटी इनका नाम है। वैसे आप जानते हो अभी OECD ये एक एजेंसी है जो रिपोर्ट जारी करती है, कई बार पढ़ा है हमने। इसकी अभी CEO बनी थी क्लेयर लोम्बार्डेली। और क्लाउडन गे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, ध्यान रखना इनका नाम भी। फिर बताओ, अभी किसे पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया था? तो आंसर होगा दीपक मोहंती को। अच्छा, मुझे आप बताओ, ये जो राजेश मल्होत्रा लिख रहा है ना, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक थे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में ये चेंज हो चुके हैं, अब नए बन गए हैं। आप में से कौन बताएगा कि नए कौन बन गए हैं? वैसे हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो। बाकी फिक्की के तो महासचिव बने थे शैलेश पाठक, और सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक बनी थी रश्मि शुक्ला। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। फिर बताओ, सी ड्रैगन अभ्यास का आयोजन किसने किया था? अमेरिका ने किया था इसका आयोजन, अमेरिका के नेतृत्व में होता है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये हुआ कहाँ पे था? अमेरिका के ग्वाम में हुआ था ये। और इस बार ये इसका 3रा संस्करण रहा, भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। और इसमें भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने हिस्सा लिया था, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला ये कहाँ पे शुरू हुआ था? तो आंसर होगा दिल्ली में, और इसका नाम रखा था आहार 2023, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है,
शी चेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत बनाया गया था? तो आंसर होगा श्रेया घोड़ावत को। तो शी चेंज क्लाइमेट ये क्या है? ये एक गैर लाभकारी संगठन है। अच्छा, शिवा चौहान का नाम आपने सुना होगा। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अफसर बनी थी। और अगर पूछूं कि विदेशी धरती पर युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी, तो वो अवनी चतुर्वेदी थी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं अगर वुमेन्स कैटेगरी में महिला वर्ग में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ को आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पुरुषों में तो सूर्य कुमार यादव और महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ। फिर आपसे पूछ रहे अभी कहां पे दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। कैलीग्राफी मतलब सुलेख, मतलब अच्छी लिखावट, और किसी दीवार के ऊपर अगर इसी तरह से अच्छा राइटिंग में लिखते हैं तो उसे कहेंगे कैलीग्राफी म्यूरल। और अभी दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी म्यूरल का निर्माण किया गया सऊदी अरब के मक्का में। कितना लंबा? 75 मीटर। अब यहाँ पे सऊदी अरब के कुछ स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा और इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। एक याद रखना, रब अल खाली मरुस्थल, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको मिलेगा सऊदी अरब में। और सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है अल नसार, और इसी में अभी शामिल हुए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और वैसे 2034 के जो एशियन गेम्स हैं वो सऊदी अरब में ही होंगे और 2030 वाले कतर में होंगे। अब देखो, जैसे इस प्रश्न में हमने पढ़ा ना दुनिया का सबसे लंबा, तो इसी तरह से कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न में हमने पढ़ा होगा जहां पे दुनिया में सबसे लंबी चीजें कुछ हुई हों, तो वो मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, अभी हमने पढ़ा था दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज ये शुरू हुई थी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, जिसकी लंबाई कितनी थी या उस शिप ने कितना ट्रेवल किया? 3200 किलोमीटर। उस क्रूज का नाम था गंगा विलास। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे बना था? वियतनाम में। इस लंबाई कितनी है इस पुल की? 632 मीटर है और उस पुल का नाम है व्हाइट ड्रैगन। और इसी तरह से दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बना था चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य, जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। यहाँ पे 721 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैं आपको बोलता हूं कि 10 से 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन इसी तरह से कोई क्वेश्चन आता है और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा एक प्रश्न में मैंने आपको 4-5 प्रश्न रिवाइज करा दिए। तो इस तरह से अगर आप टोटल लगाते हुए चलोगे ना तो कम से कम 60+ अपन क्वेश्चन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपका रिविजन करा रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको डेली रिपीट होते हुए मिलेंगे, क्योंकि आप उनको बार बार सुनोगे तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे, करते हैं आपके दिमाग में सेट। चलो फिर बताओ, अभी भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपेक्स 2023, इसका आयोजन कहां पे हुआ? हिंद महासागर में। तो एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स, इसका आयोजन किया भारतीय नौसेना ने। कहां पे? हिंद महासागर में। ये हर 2 साल में होता है, पहली बार ये 2019 में हुआ था। वैसे हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नेवल डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इस बार का जो नौसेना दिवस है उसका आयोजन हम कहां पे करेंगे? ये प्रश्न हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स में, वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। फिर बताओ, देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए अभी कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूविन। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए ये यूविन नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर गर्भवती महिला को पंजीकृत किया जाएगा और उसके टीकाकरण का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कोविन पर आधारित है, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सरकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं हम? 16 मार्च। फिर बताइए, पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो उत्तर होगा यहाँ पे सुधा मूर्ति। अच्छा, अब इस प्रश्न में सादे पद्म पुरस्कार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, भारत रत्न तो नहीं दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 को और पद्मश्री 91 को। तो टोटल आप कह सकते हो 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें
महिलाएं कितनी है? 19 है। और मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? तो 7 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण में आपको बताऊं तो 6 लोग कौन कौन है? बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत दिया गया, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। बाकी 9 जो पद्म भूषण है वो कौन कौन है? SL भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, स्वामी चिन्नाजियर, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश D पटेल को। तो यहाँ पे पद्म विभूषण के 6 नाम और पद्म भूषण के 9 नाम मैंने आपको रिवाइज करा दिए, और बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज कराऊंगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है। यहीं पे आपको नाटो का भी मिलेगा और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो याद रखना, क्रिकेटर डेबी हॉकले के नाम पे इस अवार्ड का नाम, इस मेडल का नाम रखा गया है। और जो डेबी हॉकले थी, जो क्रिकेटर थी, वो किस टीम के लिए खेलती थी? न्यूजीलैंड के लिए। और आपको बता दूं, वह न्यूजीलैंड क्रिकेट की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला भी थी, और वे सर्वोच्च न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला भी है। तो डेबी हॉकले का नाम याद रखना, इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। फिर बताओ, इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा पवन अग्रवाल को। और ये इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो है, ये भारत में कागज उद्योग के लिए एक शीर्ष निकाय है। और आपको याद है, अभी भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा बना था? केरल हाईकोर्ट। और अभी एशियाई डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल। फिर आपसे पूछ रहे हैं, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नाम की बुक को किसने लिखा? माइक पोम्पियो ने। और ये कौन है? अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, जिन्होंने ये बुक लिखी है। और जब ये बुक लॉन्च हुई थी ना, ये जनवरी 2023 की बात है, तो ये बुक काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि इस बुक में उन्होंने हमारी जो पूर्व भारतीय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन हमारे जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी और अजित डोभाल जी, इनकी तारीफ की थी इन्होंने। तो ध्यान रखना ये बुक। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी में ही 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद के साइंस सिटी में ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था। वैसे आप जानते हो, अभी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? नागपुर में। अभी 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ, अभी नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा ड्रैको। तो जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, अभी उसने घोषणा की है वो कि एक मिशन स्टार्ट करेगा जिसका नाम है ड्रैको। इसमें क्या होगा, जो रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं ना, अब उसमें नासा परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करेगा, न्यूक्लियर फ्यूल का। और इससे फायदा क्या होगा, जो एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पे जाते हैं, इसकी सहायता से वो 45 दिन में वहां पे पहुंच जाएंगे। अभी कम से कम 1 साल उन्हें लग जाता है। ड्रैको का फुल फॉर्म भी होता है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर अजाइल स्लिस्लुनर ऑपरेशंस। मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। एक का नाम है फोगोस और एक है डिमोस। और यहाँ पे कौन सी गैस है? मीथेन गैस। फिर आप बताइए, अभी हाल ही में लॉन्च ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर ये अदालत के निर्णयों को कितनी भाषा में अनुवादित करेगा? तो आंसर होगा 4 भाषाओं में। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के। तो अभी उन्होंने ही कहा था कि अदालत में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो फैसले होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं और अंग्रेजी हर किसी को समझ में नहीं आती। तो अदालत ने क्या डिसीजन लिया, क्या फैसले रहे, क्या निर्णय रहे, ये आम पब्लिक को समझ में नहीं आते। तो अब क्या किया जाएगा, उन फैसलों को जो अंग्रेजी में जो अदालत ने डिसीजन लिए हैं, उनको 4 भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा, ताकि हर नागरिक को वो समझ में आ सके। और वो 4 भाषाएं कौन सी है, ये जरूर याद रखना, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल। अच्छा, कुछ स्टैटिक पॉइंट्स में आपको यहाँ पे याद दिलाऊं या रिवाइज कराऊं। देखो, भाषा की बात हुई है, आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 हैं। अच्छा, वैसे शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में। 22 तो वो 8वीं अनुसूची वाली हो गई और एक अंग्रेजी। वहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 22 वो अनुसूची वाली हो गई,
एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी और जोड़ लो। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले फास्टर नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था और सुपेस नाम से एक पोर्टल भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना।